हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हमने क्षेत्रमिति का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने आयत, वर्ग, त्रिभुज तथा पाइथागोरस थ्योरम तथा पाइथागोरस ट्रिक को कंप्लीट कर दिया था। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं और उनसे संबंधित सूत्रों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि नाम लिखा हुआ है चतुर्भुज, दैट मीन्स चार भुजाओं की आकृति है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ पर चतुर्भुज के अंतकोण देखें तो यहाँ पर चार अंतकोण है और इन चारों अंतकोणों का योग करते हैं तो चतुर्भुज के चारों अंतकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगर बाह्य कोणों की बात करें तो किसी भी आकृति के लिए बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के लिए भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है। अगर मैं उनको ए, बी, सी एंड डी लिख दूं तो चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। परिमाप चारों ओर का माप होता है, तो परिमाप निकालने के लिए हम इनकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हो जाएगा जो इसके विकर्ण पर आधारित है। हमारे पास कोई एक विकर्ण है तो उस विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंब, हम यहाँ पर विकर्ण पर जो भी लंब दे रखे हैं उन लंबों की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि विकर्ण पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो विकर्ण दे रखा है, इस विकर्ण पर त्रिभुज 1 बन रहा है, त्रिभुज 2 बन रहा है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दें और इनको जोड़ दें तो भी हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो ये था चतुर्भुज का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं उन सब चतुर्भुजों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर कोणों के आधार पर बात करें तो कोणों के आधार पर चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं। और पहला चतुर्भुज होता है वो हो जाएगा उत्तल चतुर्भुज, और जो सेकेंड चतुर्भुज होता है वो हो जाएगा अवतल चतुर्भुज। अब अगर उत्तल चतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक अंतकोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। और यहाँ पर इस तरह के चतुर्भुज जिसमें चारों कोण 180 डिग्री से कम होते हैं वो सारे चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज कहलाएंगे। और अगर अवतल चतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसका कम से कम एक अंतकोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पर इस प्रकार के चतुर्भुज होने के लिए यहाँ पर एक कोण 180 से अधिक होना जरूरी है। तो अवतल चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होंगे जिसमें कम से कम एक अंतकोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पर कोणों के आधार पर हम दो प्रकार से चतुर्भुज को बांट सकते हैं। अब लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो हमेशा ही बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो यहाँ पर पहली विशेषता हो जाएगी कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी। और मैं लिखूंगा तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। दोनों ही समांतर और बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो सम्मुख कोण एक दूसरे के सामने वाले कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी विशेषता हो जाएगी कि सम्मुख कोण, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी और मैं लिखूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण, ये पहले वाला विकर्ण ये तो बड़ा है और दूसरा विकर्ण छोटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके दोनों विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। और यहां पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दैट मीन्स यहां पर अगर ओ लिखा है तो ओ ए हो जाएगा वो ओ सी के बराबर हो जाएगा। और दूसरे विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर ओ बी वाला भाग है वो ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर मैं ए बी को ए लिख देता हूँ और बी सी को बी लिख देता हूँ। तो सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं, दैट मीन्स सी डी भी ए हो जाएगी और ए डी है वो बी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर परिमाप निकालने की बात आए तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस ए दैट मीन्स 2a प्लस बी प्लस बी दैट मीन्स 2b। और 2 कॉमन लूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी। और यहाँ पर अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाता है आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर अगर हम देखें कि समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतकोण बनते हैं उनका योग हमेशा ही 180 होता है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज में भी समांतर रेखा ही है, दैट मीन्स जो ये अंतकोण है उनका योग 180 होगा। तो यहाँ पर एक विशेषता और हो जाएगी कि एंगल ए प्लस एंगल डी है
उनका योग 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी है, उनका योग भी 180 होगा। उसी तरह से हम देख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी का योग भी 180 होगा, यानी कि एक भुजा पर बनने वाले दोनों कोण 180 डिग्री होंगे। एंगल सी और एंगल डी का योग भी 180 होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेवंथ प्रॉपर्टी है कि एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज तथा आयत का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आयत होता है, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो मान लेते हैं कि आयत है, और यहाँ पर अगर इसको हमें समांतर चतुर्भुज में बदलना, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो नई आकृति बनी है वो हो जाएगी हमारा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ जो समांतर चतुर्भुज है, यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों का आधार समान है। तो जब भी आधार समान होगा, ए बी अगर समान है, तो ऊंचाई तो आप देख ही सकते हो वही ऊंचाई होगी जो आयत की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई फार्मूला आधार इंटू ऊंचाई में बदल गया, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। और यहाँ पर अगर ये एंगल है, उस एंगल को आप 90 डिग्री में बदल दोगे तो समांतर चतुर्भुज है वो 90 डिग्री के एंगल पर आयत बन जाएगा, जो कि हमारी 8th प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो वह आयत बन जाता है। अब लेते हैं 9th प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हम अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं को नाम दे दें ए बी ए एंड बी, और विकर्णों को नाम दे दें D1 एंड D2, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी के अनुसार मुझे सभी भुजाओं के वर्गों का योग करना है। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किसके बराबर है यहाँ पर विकर्णों के योग के बराबर, और विकर्ण हमने माने D1 एंड D2, तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर सभी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो वो विकर्णों के योग दैट मीन्स D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के इक्वल आता है। अब हमारा नेक्स्ट चतुर्भुज है सम चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी रोम्बस से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी पहली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ए बी है इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सेकेंड विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो सम्मुख कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पर अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, जैसा कि समांतर चतुर्भुज में होता था। यहाँ पर भी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि लिख सकता हूं मैं ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। और यहाँ पर फोर्थ और इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो जैसा कि वर्ग में करते थे वैसे यहाँ पर भी विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर वर्ग की भुजाओं को अगर ए लिख दूं तो यहाँ पर सारी भुजाएं समान है, दैट मीन सारी ए हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, और भुजा को हमने ए माना है तो मैं लिख दूंगा 4a। और यहां पर अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। और यहां पर क्षेत्रफल निकालने के दो और तरीके हैं। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा हमने एंगल ए को माना है, यानी कि जो दो भुजाएं एक दूसरे से कोण बना रही है उसको हमने एंगल माना है, और यहीं से हमने इस ऊंचाई को निकाला है, तो वो ऊंचाई आ गई थी हमारी ए साइन थीटा। और आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूले में हमने आधार रखा ए और ऊंचाई को रखा ए साइन थीटा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर साइन थीटा। और अगर हमारे पास विकर्ण दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर जो सातवीं विशेषता है वो है कि एक ही आधार पर बने वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, तो चलिए वर्ग ऊपर लिखते हैं। अगर भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक ही आधार पर बने हैं तो यहाँ पर भी भुजा ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो 1/sin थीटा इसका फॉर्मूला हो गया।
अगर यहाँ पर ध्यान दें थीटा की जगह अगर मैं 90 डिग्री रखूं तो हमें पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री रखते ही वर्ग अपॉन सम चतुर्भुज 1 हो जाएगा, यानी कि वर्ग सम चतुर्भुज के बराबर हो जाएगा। तो 8 विशेषता होती है कि यदि सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो एक वर्ग बन जाता है। अब यहाँ पर लेते हैं सम चतुर्भुज की 9वीं विशेषता। तो 9वीं विशेषता है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। और यही प्रमेय हमने समांतर चतुर्भुज के लिए भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर सारी भुजाएं हो जाएगी ए, और प्रश्नानुसार कह रहा है सभी भुजाओं के वर्गों का योग, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण, और विकर्णों को हम मान लेते हैं d1 और d2। तो ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो चारों ए स्क्वायर हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और यहाँ पर मैं अगर फॉर को दूसरी तरफ भेज दूं तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन फॉर। तो इस तरीके से विकर्ण और भुजा के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चतुर्भुज लेते हैं जो कि है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर भुजाओं का जो एक युग्म है वो समांतर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसको नाम ए बी सी डी दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यहाँ पर दूसरा इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर अगर समांतर भुजाएं लिखें तो 1/2 इंटू हमारे अनुसार जो समांतर भुजाएं हैं वो हैं ए बी और सी डी। यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, और इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहाँ पर अगर मैं इसको सी ई मान लूं तो ये हो जाएगा इंटू सी ई। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर बीच की दूरी फाइंड करना जरूरी है। अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की तीसरी विशेषता है कि अगर P और Q भुजा AD और BC के मध्य बिंदु हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं A, B, C एंड D। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखा है कि P और Q AD और BC के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर AD का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q हो गया। और साथ में कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू AB और PQ इज पैरेलल टू CD। दैट मीन्स PQ जो भुजा है, मध्य बिंदु से बनने वाली जो भुजा है वो AB और CD के समानांतर है। तब यहाँ पर PQ का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह हमेशा ही AB प्लस CD बट्टा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम में PQ की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जब PQ मध्य बिंदु से बनने वाली भुजा हो, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ विशेषता, ये भी एक फॉर्मूला ही है। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि P और Q विकर्णों के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम दूं A, B, C एंड D। तो यहाँ पर पहला विकर्ण AC है जिसका मध्य बिंदु P है, और दूसरा विकर्ण BD है जिसका मध्य बिंदु Q है। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पर जो रेखा बन रही है PQ वो भी AB और CD के समानांतर है। तब यहाँ पर PQ की वैल्यू हो जाएगी AB माइनस CD अपॉन 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं जब ये विकर्णों के मध्य बिंदु हो। अब हमारा नेक्स्ट चतुर्भुज है पतंग चतुर्भुज। तो पतंग चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक युग्म तो हो गया ये वाला और दूसरा युग्म हो गया नीचे वाला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नाम दूं A, B, C एंड D, तो यहाँ पर विशेषता हो जाएगी कि यहाँ पर AD है वो AB के बराबर है और BC है वो CD के बराबर है। और यहाँ पर दूसरी विशेषता हो जाएगी कि यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, जो कि समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही पतंग का क्षेत्रफल होता है। अब अगर चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को अंतः स्पर्श करते हैं। और यहाँ पर अगर सम्मुख कोणों को देखें तो ये जो सम्मुख कोण है इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, यानी कि कोण B प्लस कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, और कोण A प्लस कोण C भी 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स संपूरक होते हैं। और यहाँ पर अगर चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो काफी इजी सा फॉर्मूला है कि रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, और यहाँ पर एस है उसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन टू। और यहाँ पर जो एबीसीडी लिखा है वो हमारी चारों भुजाएं हैं। अब हमने सभी प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन कर लिया है, तो इन सब चतुर्भुजों को एक बार चार्ट की हेल्प से समझते हैं। हमने पढ़ा था कि कोणों के आधार पर चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज थे जिसमें प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से कम होता है, और अवतल चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज थे जिसमें कम से कम एक कोण है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो भी चतुर्भुज पढ़े हैं वो सारे ही उत्तल चतुर्भुज हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि अगर भुजाओं का एक युग्म अगर हम बराबर कर दें तो जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज को हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। और अगर हम समलंब चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म इक्वल कर दें तो जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में दो केस हो जाएंगे, अगर हम इसमें एंगल 90 डिग्री का कर दें तो आयत बन जाएगा, और सभी भुजाएं बराबर कर दें तो सम चतुर्भुज बन जाएगा। और यहाँ पर आयत और सम चतुर्भुज दोनों में सभी भुजाएं बराबर करके एंगल 90 डिग्री का कर दें तो ये बन जाएगा वर्ग। और यहाँ पर एक और चीज है कि सम चतुर्भुज होते हैं वो सारे ही पतंग होते हैं। और एक और चीज है कि हमने जो चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है वो भी एक उत्तल चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर ये चार्ट इंपोर्टेंट है, इस चार्ट की हेल्प से हम कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर आयत के ऊपर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज। दैट मीन्स आयत समांतर चतुर्भुज होता है, आयत समलंब चतुर्भुज होता है और आयत एक उत्तल चतुर्भुज होता है, वर्ग नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। दूसरा हो गया सम चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सम चतुर्भुज के ऊपर समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है, दैट मीन्स सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि वर्ग है वो सम चतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। तो वर्ग के ऊपर आप ध्यान से देखो सम चतुर्भुज और आयत लिखा हुआ है, दैट मीन्स वर्ग सम चतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो वर्ग के ऊपर ही समांतर चतुर्भुज है, दैट मीन्स वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये गलत हो गया। आगे कह रहा है कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। पतंग के ऊपर सम चतुर्भुज नहीं लिखा हुआ है, पतंग के नीचे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। और अगला सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये बात सही हो गई। और नेक्स्ट लाइन है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो ये भी सही हो गया। और सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, वर्ग के ऊपर समलंब चतुर्भुज लिखा हुआ है, दैट मीन्स वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज होते हैं, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज होते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। और सभी पतंगे समलंब चतुर्भुज होती हैं, पतंग कोई भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होती है, सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस चार्ट की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।